नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल विमेंस डे के मौके पर। और हमारी सभी व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस शो में आज मौजूद हैं जो आपकी मदद करेंगे कि कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, कैसे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को यहाँ से शुरू कर सकती हैं अगर अब तक आपने नहीं की, और हर महिला के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ हैं पैसा बाजार की चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर राधिका बिनानी, साथ ही PV इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और इनफैक्ट पूजा एंड राधिका, अगर हम पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखें तो जो जितनी भी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं विमेन इन्वेस्टर्स को लेकर, 2-3 खास बातें रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कोविड के बाद से विमेन इन्वेस्टर्स की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। 45 ईयर्स प्लस वाली एज ब्रैकेट के विमेन्स भी आगे आई हैं, लेकिन अभी भी रिस्क टेकर्स प्लस कैपिटल प्रिजर्वर्स, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। मतलब रिस्क टेकर्स विमेन्स का जो रेशियो है वो अभी भी बहुत कम है। तो पहले तो आपसे समझना चाहेंगे राधिका, अगर हम पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड्स देखें, किस तरीके के आपने ट्रेंड्स नोटिस किए हैं विमेन इन्वेस्टर्स के बीच में, विमेन इन्वेस्टर्स के परसेप्शन के बीच में, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? आपका बात सही है। लास्ट 2-3 ईयर्स में ट्रेंड तो ज़्यादा बढ़ा है। पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं एंड खासकर विमेन ऑल्सो आर टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इज़ अ गुड ट्रेंड। बट सम थिंग्स विच मैंने देखा है कि पीपल आर स्टिल लिटिल नॉट क्लियर अबाउट इज ओके, हमको स्टार्ट करना है, हम तो बट FD ही करेंगे बिकॉज दे आर सेइंग दैट वो सबसे सेफ है, मैं बैंक के अलावा और किसी को ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और सेकेंड इज हम करेंगे बट जो भी टिप्स मिलता है मेरा हस्बैंड से पूछ के हम लोग करेंगे। सो इन दैट सेंस पीपल वांटिंग टू स्टार्ट विच इज अ ग्रेट थिंग, बट व्हाट आई हैव सीन इज पीपल डू नॉट नो कैसे स्टार्ट करें। आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड टू सॉल्व फॉर। सेकेंड इज जो ऑलरेडी 45 ईयर्स का आप बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अब तो ऑलरेडी मेरा हो चुका है बट हम यहाँ से क्या करते हैं। सो हम सेम FD करेंगे या गोल्ड खरीदेंगे, वही जो उनको जान पहचान वाले इंस्ट्रूमेंट्स है वही यूज करना चाह रहे हैं। तो वही हमारा है कि अभी जो भी हो गया, टुडे इज अ नाइस डे, गुड डे, जस्ट स्टार्ट टुडे रादर देन सेइंग दैट हमने पहले स्टार्ट नहीं किया तो अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, या आगे का हम क्या करेंगे। सेम आई वांट टू बी कंजर्वेटिव। देयर इज नो एज टू इन्वेस्टिंग। Exactly, there is no age to investing. That's one thing which doesn't depend on your knees or hips, so you can always do it. Exactly. In fact, आपने जो बात कही राधिका, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि अभी भी जो विमेन इन्वेस्टर्स हैं भी वो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ ज़्यादा जाना प्रेफर करती है, क्योंकि वो कैपिटल प्रिजर्वर्स हैं, रिस्क टेकर्स नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ एज भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, जो 18 से 24 साल 30 साल वाला एज ब्रैकेट है, वो विमेन ज़्यादा अवेयर है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। 40-45 के बाद वो सोचते हैं कि अब हमारे क्या करना है करके। तो पूजा, आपसे इसी पर पूछना चाहेंगे, जो भी विमेन्स 30 ईयर्स 35 ईयर्स का एज ब्रैकेट क्रॉस कर चुकी हैं, बताइए उनको कितना इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट्स करना, अभी भी देर नहीं हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली पे बहुत डिपेंडेंट होती हैं नई इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले, खुद डिसीजन मेकर्स अभी भी नहीं है, वो कैसे इनकलकेट कर सकती है और कैसे पहला कदम आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। काफी सही कहा राधिका जी ने भी। जैसे हम देखते हैं ना, अगर हम वर्कफोर्स देखें जो विमेन पॉपुलेशन का है, अप्रोक्सीमेटली अगर 48% जो विमेन पॉपुलेशन है उसमें से 20% उनका लेबर फोर्स है, जिसमें से 51% ऑफ द विमेन आज भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में निवेश कर रही है, 16% गोल्ड में कर रही हैं, 15% के आसपास ही म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी एसेट क्लास में कर रही हैं। सो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, ये तो चलो बात की बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद पहल करना, ये मैं कहूंगी सबसे पहली बात है और बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा, जो यंग इन्वेस्टर है ना दीपाली, बहुत एंथू हैं, उन्हें कमाना है। एंड क्योंकि विमेन आज हम देखें ना कि एजुकेशन में भी आगे हैं, सबको गोल्स के हिसाब से देखा जाए ना तो चाइल्ड मैरिज, चिल्ड्रन मैरिज का जो गोल था वो बहुत सेकेंडरी हो गया है, एजुकेशन पहले हो गया है। सो आगे जो हम जेन जी की बात करेंगे, सो एजुकेशन के हिसाब से डेफिनेटली वो बहुत आगे हैं। एंड एट द सेम टाइम जॉब कर रहे हैं, वर्किंग हैं, ये सब में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब सेविंग की बात आती है ना, उनको सिप वगैरह सब समझ में आता है, एवरीबडी इज डूइंग इट ऑल्सो। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम इतने भी पीछे हैं यंग इन्वेस्टर्स के मामले में। 30 की एज वाले काफी SIPs भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, उनका अभी भी एक
इंडिपेंडेंट नेचर नहीं है, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम 100% में नहीं कहूंगी अभी से है, क्योंकि वो जितना भी कर रही है ना, समझो अगर वो ₹1,00,000 की सैलरी ड्रॉ कर रही है या 50,000 समझो सैलरी ड्रॉ कर रही है, वो शायद 1,000 या 5,000 की SIP कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ ये चल नई चीज है तो इसमें चलो निवेश कर लिया जाए। कितना निवेश करना चाहिए, वो जिगर होनी चाहिए कि मुझे मेरा जितना भी फाइनेंशियल बजटिंग है जो मैं अर्न कर रही हूँ, जितना एक्सपेंसेस मुझे मेरे खुद से करने हैं, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करना है वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जा रहा है मैं कहूंगी। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है एंड एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे आप कह रहे हैं उसमें ज्यादा झुकाव है मैं कहूंगी उनका। तो आपसे पूछना चाहेंगे अब 20 इयर्स का एज ब्रैकेट हो, 30 हो, 40 हो या 50 हो, आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं बट इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप? सपोज कीजिए कोई महिला अगर इस शो को देख रही है, अब तक उसने इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हैं बट करना चाहती है, तो पहला कदम वो आगे कैसे बढ़ाए, क्या करे? First and foremost, I think especially when you're young, 20 to 30 years, अपना प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना ज़रूरी है। एंड इंश्योरेंस पॉलिसी में भी नॉट रैंडम इंश्योरेंस पॉलिसी, pure term insurance policy, especially when you start young, the amount of premium you need to pay is much lesser. So first अपने आप का protection ज़रूरी है। Second, health insurance, because what we have seen is term insurance and health insurance can ruin families, especially given that अभी health का खर्चा अगर ज़्यादा है, तो first insurance को आपको sort करना चाहिए, which is term insurance and health insurance. Second step, आपके हमेशा 6 मंथ्स के इमरजेंसी फंड आपको अलग से क्रिएट करके रखना चाहिए, विच कैन बी इन हाई FD काइंड ऑफ हाई सेविंग्स पेइंग काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। देयर आर अभी सेविंग्स अकाउंट जिसमें 6% 7% मिलता है, वो सेविंग्स अकाउंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में आपको वो इन्वेस्ट करना चाहिए, 6 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड। नाउ बात होती है उसके बाद आपके पास जो बचता है, सो आपके जैसे 1 लाख कमाई होता है एंड आपका खर्चा अराउंड 50-60,000 होता है, द रिमेनिंग 30-40,000 यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग वहाँ से स्टार्ट होता है। उस पर एसेट एलोकेशन बहुत करना ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप टू एसेट एलोकेशन थंब रूल है, बिकॉज ये तो सबके लिए यूजफुल होएगा। थंब रूल है जो 100 से अगर आपका एज 30 है तो 70 हुआ, सो 100 माइनस 30, 70% कैन गो इनटू इक्विटी, द रिमेनिंग 30 कैन गो इनटू डेट। दिस इज अ वेरी बिग थंब रूल। इट ऑल डिपेंड्स, इफ यू आर अ सिंगल अर्निंग मेंबर वो अलग बात हो जाता है। नॉर्मल एवरेज पर्सन के लिए थंब रूल ये है कि आपके एज माइनस 100 माइनस योर एज कैन बी एसेट एलोकेशन इनटू इक्विटी। सो यू चूज मेरा इतना इक्विटी में जाएगा और इतना मेरा डेट में जाएगा। नाउ इक्विटी के अंदर आप SIP इज द रूट विच इज it's a very good route which can be employed very easily, especially when you are starting early. मैंने जब ऐसे ही मेरे ग्रुप्स में पूछा था कि मैं टीवी शो में जा रही हूँ, आप बताओ आपने क्या, आप पहले आपको पता होता था आप क्या करते, सब लोग ने यही बोला था कि हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते, हमारा लेट हो गया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम यूज करते। सो स्टार्ट अर्ली, डू योर एसेट एलोकेशन। वंस यू हैव इक्विटी देन यू देयर आर मेनी रेटेड फंड्स, यू कैन पिक अप व्हाटएवर इज योर बेस्ट रेटेड फंड, देयर आर इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसी which helps you guide it, वो सेकेंडरी है, बट फर्स्ट इज डिसिप्लिन एंड ensuring that you have the right asset allocation. Okay. तो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड एंड देन इन्वेस्टमेंट्स, ये एक आइडल प्रोसेस होता है, इसी को आपको फॉलो करना है। हम स्पेसिफिक पोर्टफोलियो क्रिएशन पर भी आएंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में पूछा एक चीज़, और वो व्यूअर, वो इन्वेस्टर जो वर्किंग है, मंथली रेगुलरली इनकम है, बट स्टिल आई एम श्योर बहुत सारी ऐसे वुमेन्स होंगी जिनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट करें कैसे। ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसे डालने करें कैसे, एजेंट से कांटेक्ट करें या अपने बैंक से पता करें, तो प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सा संक्षेप में सिंप्लीफाई करके बताइए कि कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं अगर वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, देखिए काफी क्लियर है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पहले तो बहुत ज्यादा फिजिकल फॉर्म वगैरह भरना होता था, एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी सब कुछ ऑनलाइन है दीपाली। तो सबसे पहले तो अगर आपने KYC नहीं बनवाया है तो KYC बनवाना बहुत जरूरी है। नो योर क्लाइंट, जिसमें बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उससे KYC बन जाता है। एक बार आपका KYC है या नहीं है, आप आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ आप चेक कर सकते हैं। एंड जो निवेश करना है वो आप या तो किसी एक MFD के थ्रू कर सकते हैं जो रेगुलर मोड में होता है, कोई भी इंटरमीडियरी को चूज कर सकते हैं, जो भी आप रेगुलर मोड में अगर निवेश करना चाहते हैं। सो देयर इज ऑब्वियसली अनदर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट मोड। अगर आप DIY कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ खुद करना चाहता हूँ तो आप डायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम है
और जिनको ज्यादा समय नहीं है, जिनको ज्यादा टाइम नहीं है, और जो खुद से सब कुछ अगर नहीं कर सकते हैं, सो आई वुड प्रेफर कि आप रेगुलर मोड के थ्रू जाएं, आप इंटरमीडियरी चूज करें। सो आपको हैंड होल्डिंग होगी, आपका ईज ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन सब कुछ इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो हो गया बेसिक से एंट्री आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे दीपाली आपने मेंशन किया, ऐसे काफी अगर आप बैंक्स में वगैरह भी आपके अकाउंट्स होते हैं, आप वहां से भी अगर आपका डीमैट अकाउंट है, आप कहीं से भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन डोंट गेट ल्योर्ड बाय मिस सेलिंग, क्योंकि काफी ऐसे ही फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं बैंकिंग वगैरह में, आई डोंट नो हाउ, बट मेनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि पर्टिकुलर यूलिप प्लान को म्यूचुअल फंड के जैसे डेकोरेट करके बेच दिया जाता है कि चलो इसमें आपको म्यूचुअल फंड में भी निवेश, इक्विटी का भी निवेश हो जाएगा, इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। सो आई वुड प्रेफर कि आप प्रॉपर एक फाइनेंशियल प्लानर के पास से समझे कि क्या प्रोडक्ट है। आपको बहुत ही बेसिक से सब कुछ सब जगह पे अवेलेबल है। सिर्फ कोई भी जगह पे अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, एमएफडी से बात करें, या ऐसे माध्यम से आप कंटिन्यूस अपडेटेड रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो डेफिनेटली इंश्योरेंस अलग रखें, इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखें। म्यूचुअल फंड्स को निवेश करने में एक बार के लिए जो प्रोसीजर वो है, बाकी तो एवरी मंथ अगर आप एसआईपी रूट ले रहे हैं तो ऑटो डेबिट होना है। सो बहुत ही इजी सिंपल तरीका है। मैं कहूंगी जो वर्किंग है या जो एडुकेटेड है वो महिलाएं तो फिर भी एक दूसरे के पीयर ग्रुप्स वगैरह से समझ के कर लेते हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ और जो लो इनकम वाले महिला हैं, जैसे हमारे घर के जो मेड्स वगैरह होते हैं, हाउस हेल्प्स होते हैं, उनको भी अगर आप एडुकेट कर सकते हैं तो वो भी एक एसआईपी शुरू करें उनके बैंक अकाउंट से, तो बहुत अच्छा उनका भी एक लंबे समय में कॉर्पस बन जाएगा। सो डेफिनेटली इजी प्रोसीजर है, तो पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू मोर एंड मोर पीपल। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। जो आखिर में पूजा ने बात कही कि अगर आप हाउस वाइफ्स हैं तो भी आपको आगे बढ़ना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। ब्रेक के उस पार इनफैक्ट इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि वो वुमेन्स जो वर्किंग नहीं हैं लेकिन अपने महीने के बजट से वो सेविंग्स कर सकती हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं। वो महिलाएं स्पेशली जिनके पास कभी कभी लमसम अमाउंट भी होता है, उसको वो कैसे यूज़ कर सकती हैं अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने में। इन पहलुओं को टच करेंगे और साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ऑप्शंस भी आपके सामने लेकर आएंगे, डेट इक्विटी अलग अलग कैटेगरीज के, कि अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें तो क्या किन फंड्स के साथ आगे बढ़ सकती हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल वुमेन्स डे के मौके पर, और हमारे साथ मौजूद हैं राधिका बिनानी और साथ ही साथ पूजा भिंडे। और अब बात करते हैं उन वुमेन्स की जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनकी रेगुलर मंथली इनकम तो नहीं है बट अपने घर के बजट से वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेव करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। तो राधिका जी बताइए, उन वुमेन्स के लिए क्या सजेशन आपका रहेगा जो मे बी नॉट मंथली बेसिस पे कुछ रकम निकाल सकती हैं अपने घर के बजट से, वो कैसे इन्वेस्ट करें, किस तरीके से आगे बढ़ें? अगर उनके मंथली बजट डेफिनेटली हर मंथ नहीं निकलता है, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी एक सिप चालू रखें, बिकॉज उसमें अगर मिस भी हो जाता है उस पर कोई पेनाल्टी नहीं है। सो जिस महीना हो रहेगा वो तो चला जाएगा अपने सिप अकाउंट में, जिस महीना में पैसा नहीं होगा इट विल गेट स्किप्ड, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज यू गेट अ लमसम मनी, एक ही बार में यू माइट नॉट बी एबल टू डिप्लॉय इनटू द मार्केट बिकॉज मार्केट रेट्स माइट बी हायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एक बड़ा हाई पेइंग इंटरेस्ट पेइंग सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखिए, ताकि आपका पैसा नॉर्मल 3% मिलने वाले अकाउंट से 6-7% मिलने वाले अकाउंट्स में पैसा रहेगा। पूजा आप बताइए फिर, अब अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो, सपोज कीजिए 20 to 40 इयर्स का एक एज ब्रैकेट वाली वुमेन है या फिर 40 to 60 वाली है, किन फंड्स के साथ वो पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं एकदम संक्षेप में बताऊंगी। जैसे सबसे मैं हर एक कैटेगरी के विमेन के लिए ये कहूंगी कि सबसे पहले तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास जो सेविंग है, अगर वो घर में है या कैश फॉर्म में है, आप उसको बैंक में डिपॉजिट करें। सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, दैट इज नंबर 1। वहां से डेट में जो निवेश करना है, कंटिजेंसी जैसे हमने बात की इमरजेंसी के लिए, आप आरडी भी करना चाहते हैं या एफडी भी करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म 1 to 3 इयर्स के अंदर के पीरियड के लिए करना है, डेफिनेटली आप 1 to 3 इयर्स के लिए इसको चूज कर सकते हैं।
3 इयर्स एंड अबाव आप बैलेंस्ड फंड, जो म्यूचुअल फंड में बैलेंस्ड कैटेगरी है, उसका चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड है, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, क्वांट एक्टिव फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो इससे आपका पोर्टफोलियो बनाइए, कंटिजेंसी फंड मेंटेन कीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रॉपर 20 लाख का रखिए, टर्म इंश्योरेंस आपके आईटीआर के हिसाब से प्लान करिए। और एक बार आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, बट कितने समय में उसको लुक बैक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, कभी डिसीजन लें कि अब थोड़े बदलाव की ज़रूरत है? काफ़ी बार बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी हो रहे होते हैं, काफ़ी बार आप लॉसेस में भी होते हैं, तो कैसे स्ट्रैटेजी उस टाइम लुकआउट करें अपनी? इन द इंफॉर्मेशन एज ऑलमोस्ट आई थिंक कोई जन में बोलते हैं कि 20 बार एक दिन में देखते रहते हैं, बट वो ओवरबोर्ड है. वी शुड लाइक अ रेगुलर हेल्थ चेकअप, लाइक दैट फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी ज़रूरी है. आई वुड रिकमेंड 1 year इज़ द राइट टाइम फ्रेम फॉर एनी एक्शन, बट फॉर रिव्यू क्वार्टरली रिव्यू आप पहले कर लीजिए. बट एवरी साल वी कैन मार्केट लाइक April 1st अपना फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग है या प्रमोशन उसी टाइम मिलता है, सो यू कैन यूज़ दैट फॉर एवरी ईयरली रिव्यू. एंड जैसे अभी एसेट एलोकेशन आपने डिसाइड कर लिया 70% इक्विटी 30% डेट, अगर इक्विटी तो हमेशा आगे बढ़ेगा ही, द रिटर्न इट विल गिव. सो आफ्टर 2 years वो 70-30 नहीं रहेगा, वो तो 80-20 हो जाएगा. तो दैट टाइम रीबैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी एसेट एलोकेशन कैन नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज योर एज योर लाइफ एज योर एज इंक्रीजेज, एसेट एलोकेशन हैज टू बी रिव्यूड. सो आप उस टाइम में उसको इक्विटी से लेके आप डेट पे रीबैलेंसिंग करिए. अच्छा पूजा, क्विकली कुछ टिप्स जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, जो गलतियां नहीं करनी है जब वो शुरुआत करें अपनी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी की? मैं कहूंगी हम विमेन को ना दीपाली, बजटिंग, बार्गेनिंग, ये सब की बहुत इनबिल्ट हमारे अंदर होती है. सो डेफिनेटली आप इस चीज को और अच्छे से कर सकती हैं. तो मैं एक टैगलाइन कहूंगी कि डोंट जस्ट सेव, बिगिन टू इन्वेस्ट. सेविंग तो हो जाएगी, हम में है वो, लेकिन वो जो सेव कर रहे हैं ना उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है. क्योंकि हम जो डर से इन्वेस्ट नहीं करते ना कि मेरा कैपिटल लॉस हो जाएगा, अगर आप इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना, आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में भी पैसे रखेंगे ना, तो भी आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा. क्योंकि इन्फ्लेशन 6 से 7% से बढ़ रहा है और सेविंग अकाउंट में आपको उतना भी नहीं मिल रहा है. सो ये चीज ध्यान में रख के आपकी शुरुआत करें. कैटेगरीज का भी पूजा ने जिक्र किया, आप अपनी चॉइस की कुछ कैटेगरीज इस समय अगर हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहें अगर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें? पूजा जी ने बताया था उसमें 1-2 और कैटेगरीज इंटरेस्टिंग जो है, लाइक इफ सपोज समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, इट कैन इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड. ऑफ कोर्स वो म्यूचुअल फंड नहीं है, वो तो स्टॉक मार्केट के रूट है, बट इंडेक्स में इन्वेस्ट करना, बिकॉज आपको फिर कंपनीज के बारे में समझने का नहीं होगा. यू कैन लुक एट इंडेक्स, सो दैट्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कैन डू. इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड, वन इंटरेस्टिंग थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट इज SGB bonds, sovereign gold bonds, which is government of India, which is and they pay 2% additional interest. So आपका gold का gold भी हो गया and you're getting 2% additional interest. I think that's a nice product which I like in the debt category. I think these are the my points. बिल्कुल, इनफैक्ट गोल्ड तो हर महिला को खरीदना पसंद होता ही है. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, गोल्ड के साथ कंफर्ट हो, तो डेफिनेटली गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगला ट्रांच खुले तो वहाँ पैसे लगाइए, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. चलिए शुक्रिया राधिका जी और पूजा, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और हमारी विमेन व्यूअर्स को हेल्प करने के लिए, समझाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं. बाकी CNBC आवाज़ है ही आपकी मदद के लिए. इसी के साथ स्पेशल शो में इतना ही. नमस्कार.